बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN न्यूज़। आज हम आपको मंगोलपुरी विधानसभा में लेके आए हैं वीरेंद्र राय जी से मिलवाने, जो स्वराज इंडिया के पार्टी के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी लोकप्रिय चेहरा है यहाँ से। लॉकडाउन के समय भी लोगों की काफ़ी सेवा करी उनने और आइए उनसे मिलवाएंगे। इस टाइम जो हाथरस का इतना बड़ा देश संसार हुआ है इस केस से, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है इस पर। सर नमस्कार। नमस्कार। दर्शक देख रहे हैं, कृपया अपना परिचय बताइए। मैं स्वराज इंडिया पार्टी एक छोटा सा सिपाही हूँ और परिचय तो मेरा क्या बस छोटा सा ही नाम है, वीरेंद्र राय जी। सर देश का इतनी बड़ी घटना हुई, पूरा देश शर्मसार है हाथरस में, इस पे आप क्या राय है? देखिए, जो हाथरस की जो घटना हुई है, बात ये नहीं कि वो लड़की दलित की थी, बात ये भी नहीं कि वो किस कम्युनिटी से थी, वाल्मीकि समाज से थी, वो एक महिला थी। और जब बलात्कार होता है तो एक महिला का नहीं, सृष्टि का बलात्कार होता है। उसके साथ घटना घटी, लोगों ने इशू बनाया कि बलात्कार 4 ने किया, 2 ने किया। अरे उसका बलात्कार तो आप हर आधे घंटे बात कर रहे हो, उसे न्याय देने की बात करो। जिन्होंने ये घटना की है उन्हें सज़ा दिलाओ, उनके लिए इंसाफ मांगो। लेकिन अब जो ये माहौल बनाया जा रहा है, जो एक दंगे का साजिश चल रही है, ऐसा मत करो। आप तो उस लड़की का बलात्कार हर एक घंटे बात कर रहे हो, वो बेचारी अब यहाँ नहीं है इस दुनिया में। और जो हिंदू धर्म में एक कल्चर है कि रात के समय चिता नहीं जलाई जाती, और जो विक्टिम थी जिनका देहांत हो चुका बलात्कार हुआ जिनके साथ, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी निंदा करता हूँ मैं इन लोगों की जो उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनसे चिता जलाने का हक भी छीन लिया और रात के समय उनको बिना बुलाए चिता जला दी। ये बहुत गलत काम है, ये हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में क्या ये होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वहाँ का प्रशासन जैसे बलात्कारियों को सपोर्ट कर रहा है, सच्चाई को सामने नहीं ला रहा, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बलात्कार किया उनसे घिनौना काम तो ये लोग कर रहे हैं। जिन्होंने बलात्कार किया उनसे घिनौना काम ये लोग कर रहे हैं। अरे सच्चाई को सामने लाओ ताकि ऐसे असामाजिक लोगों को सीख मिले, उनके मन में एक डर पैदा हो, वो ऐसा करने से सोचे, डरे। सर कहीं ना कहीं जो है यूपी सरकार कह रही है कि इस जो घटना हुई है, इस घटना के आड़ में दंगे भड़काने का एक हुआ है, हो रहा था साजिश। इससे बाहर के विदेशी जो हैं 100 करोड़ रुपए का एक फंड भी आया, CBI ने जांच भी बैठा रखी है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, विदेश से 100 करोड़ का फंड आया, जांच भी उठाई हुई है, दंगे कराने की एक साजिश है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। अगर दंगे कराने के बारे में कोई बाहर का आदमी सोच सकता है, प्लानिंग कर सकता है, आप तो यूपी के रहने वाले हो, आप तो एक समाज सेविक हो ना, आप इन चीज़ों को दूर करो ना, उनके किसी के बहकावे में मत आओ। फंडिंग वो 100 करोड़ क्या 200 करोड़ करे, अगर आप ईमानदार हैं अपने लोगों के प्रति, तो दंगे कराने वाला प्लानिंग करता जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। चाहे कितना ही फंड भेज दे, दंगे कराने के लिए होगा ही नहीं। आप सिर्फ एक साफ छवि और नीयत से काम करें, उस महिला के पक्ष में खड़े हों जिन्होंने इतना घिनौना काम किया है। अगर उन्होंने किया तो उन्हें सज़ा दिलाने का काम करो, और इस बारे में मत जाओ कि किसने कराया, कोई दंगे कराएगा, फंड आया हुआ है। अरे रहने वाले आप लोगों, बाहर का आदमी कैसे प्लानिंग कर लेगा अगर आप ईमानदार हो तो? अगर आप ईमानदार नहीं हो तो आपका पड़ोसी भी प्लानिंग कर लेगा दंगे कराने की। आप ईमानदार बने रहो अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी गली के लिए ईमानदार बने रहो। कोई फंड भेज दे कितना भी, दंगे नहीं हो पाएंगे। अगर आपके अंदर भाईचारा है तो आप क्यों जाति धर्म के नाम पर दंगे कराने की सोच रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप ईमानदार हो, नैतिकता रखते हो एक दूसरे के प्रति। सर अभी फिलहाल एक कृषि बिल आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसका काफ़ी विरोध हो रहा है हर जगह पर। सर इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आप बात करें कृषि बिल की, कौन सा बिल आया है? अब बता दीजिए मुझे कौन सा बिल आया। एक जो स्वामीनाथन आयोग का था वो आज तक तो पास हुआ नहीं। आज से काफ़ी साल पहले बोला गया था बीजेपी सरकार में, इनके कृषि मंत्री थे राधे मोहन मंत्री थे, राधे कृष्ण जो इनके कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम फसल का दियोड़ा दाम देंगे। आज तक तो दियोड़ा दाम दिया नहीं, MSP लागू नहीं हुई। तो अब ये कौन सा बिल लाए? एक किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इस लॉकडाउन में जो देखा है, इस कोरोना महाकाल में जो ये जो बीमारी चली है, इसमें जो देखा, आखिरी गुंजाइश देश को बचाने की है सिर्फ किसान की उम्मीद।
अगर किसान भी दुखी हो गया ना तो ये देश नर्क बनता जा रहा है। आज रोज़गार लोगों पे नहीं है। जैसा कि अभी आपने कहा कि दंगे भड़काने के लिए लोग प्लानिंग कर रहे हैं। महामारी फैली हुई है कोरोना की, अभी मैंने सुना स्वाइन फ्लू भी आ गया है, देश में चल रहा है। उसमें एक आखिरी उम्मीद है कि कम से कम इंसान जिंदा रहे तो पेट भर के खा सके किसान के जरिए। किसान के साथ तो धोखा मत करो। हिंदुस्तान की नींव है किसान, अगर किसान नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। बात करी जाए एमसीडी की, एमसीडी के कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं। जो अगर गरीब आदमी मकान बनाता है, फर्स्ट मंजिल बना लेगा, सेकंड मंजिल बनाता है, थर्ड मंजिल बनाता है, जब भी क्यों उन्हें पता लगता है कि उसका गैर कानूनी मकान बन रहा है। एमसीडी के अंदर क्या है कि एमसीडी को हर बार दिखाया जाता है कि एमसीडी में सबसे बड़ा घोटाला होता है, स्कैम है। ये तो बड़ी बात होगी। अब छोटी बात जो आपने पूछी है कि एक आदमी मकान बनाता है, अपनी मेहनत का पैसा, अपना 8 घंटे की ड्यूटी करके 1-1 रुपया जमा किया हुआ, उस पैसे से अपना मकान बनाता है, और आकर के कुछ वर्कर एमसीडी के लोग कहते हैं कि गैर कानूनी है। ये बिना निगम पार्षद या बिना विधायक की रेख देख के नहीं हो सकता। अगर कोई स्कैम करता है एमसीडी वाला तो उनसे करवाया जाता है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ मुनाफा चाहिए। अगर वो गैर कानूनी है तो गाइडलाइन जारी कर दीजिए ना, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में, हर वार्ड में, कि भाई कोई मकान बनाए तो उसे ये नक्शा यहाँ से मिलेगा, निगम पार्षद के जरिए मिलेगा, विधायक के ऑफिस में मिलेगा, उस नक्शे के अकॉर्डिंग आप मकान बनवाइए, तो गैर कानूनी नहीं होगा। आप सुविधाएं दो ना, सुविधा आप दे नहीं रहे हो, नक्शा वितरित कर नहीं रहे हो, स्टाफ बिठा नहीं रहे हो, तो आदमी क्या करेगा? वो अपना मकान बनाएगा, और वो गैर कानूनी नहीं होता। गैर कानूनी वो लोग होते हैं जो उसे आकर के तोड़ने की धमकी दे करके 5 से 10 हज़ार रुपये अटके ले जाते हैं। सर लास्ट और आखिरी सवाल मैं क्या बताना चाहूँगा आपको। बात करें मंगोल विधानसभा की, जो पार्कों को देके, जो पार्कों में एक पार्किंग का सिस्टम बना रखा है लोगों ने, बुजुर्ग वॉक पे जाने सकते और बच्चे खेल ले सकते, एक बहुत बड़ी समस्या को सामना करना पड़ता है आम जनता को। देखिए, आप पार्किंग की बात कर रहे हो, पार्किंग तो खैर होनी चाहिए, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आज मंगोलपुरी में बहुत से लोग हैं, लेकिन 10 गाड़ियाँ हैं, एक नहीं 4-4 भी हैं, मेरे पे भी है। लेकिन जहाँ आपने कहा कि पार्कों में जगह नहीं बची, बुजुर्ग आदमी, महिलाएं, बच्चे वॉक करने के लिए जाते थे, आज उन्हें जगह नहीं मिलती। ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही की गई है, यहाँ की विधायिका हो या निगम पार्षद हो। आज भी छठ पार्क एक प्ले ग्राउंड के नाम से मशहूर है, मगर ना तो वहाँ कोई प्ले होता, ना वो ग्राउंड है, वो सिर्फ एक कूड़े का ढेर है। आप सामने जाइए, एनडीपीएल ऑफिस के सामने इतना बड़ा पार्क है, अगर उसे सुधार दिया जाए तो बड़े बुजुर्ग बच्चे वहाँ टहल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, मगर वहाँ सिर्फ एक जंगलात के नाम पर कूड़े का ढेर है। बिल्कुल जंगलात बनाया हुआ, पार्क की रेख देख नहीं है। हाँ, जिस पार्क की रेख देख है तो उनको लोग पार्किंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे पार्कें हैं, लेकिन निगम पार्षद और विधायक चाहते नहीं है कि यहाँ की पार्कों का सौंदर्यीकरण हो। ना जाने किस किस एनजीओ को पार्क गोद दे दिया। मैंने सुना है एक एकड़ ज़मीन पार्क को 15,000 से 20,000 रुपये महीना मिलता है देख रेख के लिए। मंगोलपुरी के अंदर सभी पार्कें किसी ना किसी के पास हैं, मगर सौंदर्यीकरण नहीं है किसी का भी, वो बच्चों के वॉक करने लायक नहीं है। अगर कभी समय मिले तो मेरे साथ दौरा करना पार्कों का। इतनी बुरी हालत में है पार्कें कि कैसे वॉक करेंगे बच्चे। और जो पार्क सही है उन्होंने बिजनेस के आड़ में पार्किंग बना दी। यहाँ मैंने सुना है 2-3 पार्किंग है यहाँ, बाकी अदर पार्क हैं जो कम से कम 12-13 पार्क है मेरी नज़र में, जो बिल्कुल कूड़े का ढेर बन चुकी है। अगर उन्हें साफ़ सफाई से रखा जाए तो वहाँ बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण हो सकता है। जैसे कि आपने देखा, हमने आपको वीरेंद्र राय जी से मिलवाया, ऐसे ही और हस्तियों से आपको मिलाते रहेंगे। देखते रहिए SBN न्यूज़।